हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। सो करते हैं इस अध्याय को शुरू। पहला हमारे पास है 1.1 जो कि है भूमिका। ठीक है, हम पहले इसको पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस को निकालेंगे। गणित में हमें प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरणतः समीकरण x + 2 = 3। ठीक है, हमें जो मैथ्स होती है उसमें ऐसे ही समीकरण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास क्या आएगा, x = 11 के लिए हल किया जाता है क्योंकि x का यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, हल 11 एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? संख्याएं होती है एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ समीकरण x + 5 = 5 यह है हमारे पास दूसरा समीकरण। तो इसका हल क्या है? शून्य है। और जो शून्य है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 1 2 3 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, यदि हम केवल प्राकृत संख्याओं तक सीमित रहे तो समीकरण 2 को, मतलब इस वाले समीकरण को हल नहीं किया जा सकता। समीकरण 2 जैसे समीकरणों को हल करने के लिए हमने प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल किया। ठीक है, और इस नए समूह को पूर्ण संख्याओं का नाम दिया। यद्यपि अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, यद्यपि क्या है, x + 18 = 5। ठीक है, अब ये हमारे पास तीसरा समीकरण है। अब इसमें क्या है, जैसे समीकरणों को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी प्राप्त नहीं, क्योंकि अगर हम x + 18 = 5 को हल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, मतलब ऋणात्मक आएगी। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए हमने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। और ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची में पर्याप्त संख्याएं हैं। निम्नलिखित समीकरणों के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण और दिए हुए हैं, हमें इन समीकरणों पर भी विचार करना है। ठीक है, ये समीकरण 4 और 5 है। पहला समीकरण में बोलता है 2x = 3। अगर आप इस समीकरण को हल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। ठीक है, और अगर इससे समीकरण नंबर 5 को हल करेंगे तो क्या आएगी? x = 7/5। ठीक है, तो इनका जो हल है ये पूर्णांकों में नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए एक और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अब हमें ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए हमें परिमेय संख्याएं की जरूरत पड़ेगी। परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 1.2। अब हमें 1.2 में क्या सीखेंगे हम? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती हैं इनके गुणधर्म क्या होते हैं? पहला 1.2.1 हमारा पहला गुणधर्म है संवृत संख्याएं। ठीक है, तो हम इस गुणधर्म को अगर पूर्ण संख्याओं में पुट करते हैं, मतलब पूर्ण संख्याओं में डालते हैं अगर हम इसको, तो हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो हम देखेंगे। संवर्त क्या होता है? संवर्त ये होता है अगर हम दो जो भी नंबर्स हैं उनको प्लस माइनस कुछ भी, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करें तो वो उसी ग्रुप का नंबर होना चाहिए। जो रिजल्ट होगा वो उसी ग्रुप का नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं इसको भी पूर्ण संख्याओं में। अगर हम संवर्त गुणधर्म को लगा के देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा। ठीक है, सो हमारे पास पहले आइए एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर संवर्त गुणधर्म की चर्चा करते हैं। ठीक है, संक्रिया हमारे पास पहली है योग। ठीक है, हम योग के ऊपर चर्चा करेंगे। संख्याएं 0 + 5 = 5। 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब ये संवर्त है। 4 + 7 = कितना होता है? यस, 11 होता है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ, यह है। ठीक है, तो टिप्पणी क्या होगी इसकी? पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त है। ठीक है, हमें इस गुणधर्म से पता चल गया कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त है। हमारे पास a + b = जो भी आएगा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट
पूर्ण संख्या होनी चाहिए और ए और बी भी पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। अब हम देखेंगे व्यवकलन, ठीक है। व्यवकलन क्या होता है, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो 5 - 7 इक्वल टू -2, ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। हालांकि जब हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन हमें सारी जो संख्याएं हैं वो ऐसे ही रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो ये अब हमारे पास यहाँ पे टिप्पणी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं गुणन में क्या होता है। हमारे पास गुणन में क्या होता है, हम 2 पूर्ण संख्या लेते हैं, उनको गुणा करके देखते हैं। 0 × 3 इक्वल टू 0, तो ये एक पूर्ण संख्या है, हाँ 0 एक पूर्ण संख्या है। और 3 × 7 कितना होता है, यस 21 होता है, ठीक है। तो 21 क्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ यह भी है। तो यहाँ पे हमारे पास टिप्पणी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवर्त है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अब भाग में और देख लेते हैं कि भाग में क्या होता है। भाग में 5 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 5/8 आएगा, क्योंकि जो कि 5/8 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारे पास टिप्पणी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं है, ठीक है। चलो अब ये ही हम जो गुणधर्म है वो पूर्णांकों के साथ लगा के देखते हैं, ठीक है। पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं और 0, ठीक है। तो चलते हैं, इसको भी लगाते हैं इसमें। योग में देखते हैं, संक्रिया हमने पहले ले ली योग। अब जो संख्याएं हैं हम वो लेते हैं, -6 + 5 इक्वल टू क्या है, -1, ठीक है, जो कि एक पूर्णांक है। -7 + -5, इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे तो -12 आएगा, जो कि -12 एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या होती है, संवर्त होती है, ठीक है। अब हम अगले देखते हैं, क्या व्यवकलन मतलब सब्ट्रैक्ट के अंदर सभी पूर्णांक संवर्त है, चलिए जानते हैं। व्यवकलन 7 - 5 इक्वल टू 2, 2 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। 5 - 7 क्या एक पूर्णांक है, 5 - 7 कितना होता है, -2, जो कि एक पूर्णांक है। -6 - 8 इक्वल टू -14, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के अंदर क्या है, संवर्त है, ठीक है। गुणन देख लेते हैं अब। गुणन 5 × 8 इक्वल टू 40, 40 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। -5 × 8 इक्वल टू क्या है, -40, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। -5 × -80 इक्वल टू 40 है, ये भी पूर्णांक है। सो इससे क्या हमारे पास रिजल्ट आता है कि जो पूर्णांक है वो गुणन के अंतर्गत क्या है, संवर्त है, ठीक है। अब हम इसी को भाग के साथ भी देख लेते हैं। अब भाग में देखते हैं तो हम 5 / 8, तो 5/8 आता है हमारे पास, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। सो जो पूर्णांक है वो भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं है, ठीक है। सो चलते हैं आगे। अब हम इसी गुणधर्म को किसके साथ देख रहे हैं, परिमेय संख्याओं के साथ, ठीक है। परिमेय संख्याएं आपको पता है क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं हम ये कंडीशन इनमें सेटिस्फाई होती है या नहीं। स्मरण कीजिए कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। उदाहरण क्या होता है इसके, ये 3 उदाहरण दिए हुए, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एक संवर्त है या नहीं है, ठीक है। हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ के देखते हैं और हमें पता चल जाएगा फिर कि वो परिमेय संख्या रिजल्ट आता है या नहीं। हमने यहाँ पे 3/8 + -5/7 को जोड़ा है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला है, -19/56। तो -19/56 क्या है, एक परिमेय संख्या है। -3/8 जमा -4/5, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो इससे हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा -47/40, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी संवर्त है, ठीक है।
परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती है। अब हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। चलिए जानते हैं। हम प्राप्त करते हैं कि -5/7 -2/3, तो इससे क्या हमें रिजल्ट मिलता है -29/21। ठीक है, और अगर हम इसको करेंगे तो इसमें भी परिमेय संख्या मिलेगी और इसमें भी। हम पाते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त होती है। ठीक है, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए a-b एक परिमेय संख्या है। सी, अब हम जानते हैं कि हम मल्टीप्लाई करने पर भी दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। -2/3 गुणा 4/5, सो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है 6/35। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। -4/5 गुणा 6/11, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि ए और बी जो भी दो पूर्ण परिमेय संख्याएं हैं उनके लिए a गुणा b एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ठीक है, हम नोट करते हैं कि जो -5/3 को अगर हम 2/5 से भाग करते हैं तो -25/6 मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है जब हम कुछ परिमेय संख्याओं को अगर भाग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे वाला हर होता है उसका 0 आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो भाग के अंतर्गत कभी कभी संवर्त हो सकती है और कभी कभी नहीं हो सकती है, मतलब एक तरीके से ये संवर्त नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब प्रयास कीजिए, करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो योग के अंदर हाँ, व्यवकलन के अंदर हाँ, गुणन के अंदर भी हाँ और भाग के अंदर नहीं। तो ऐसे मैंने सारे भर दिए हैं, देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।